आज हम यहाँ पे क्लास 10 का केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आए हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने वाले हैं और कमेंट बॉक्स में भी आया था इस वीडियो को बनाने के लिए, तो हम उसी को आज बना रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जैसा कि टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो सबसे पहले यहाँ केमिकल रिएक्शन होती क्या है और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन हम लोग लिखते कैसे हैं, बनती कैसे है। तो केमिकल रिएक्शन जब दो एलिमेंट्स या दो एटम्स ज्वाइन होते हैं तो एक नया कंपाउंड बनता है, और जो नया कंपाउंड होता है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है, मतलब एक नया कंपाउंड बन रहा है और उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। तो समझिए कि केमिकल इक्वेशन ने टेक प्लेस किया है। जैसे हम लोग बात करें ये है कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O, 2H2O। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये एक बैलेंस केमिकल। अब यहाँ पे आप लोग जैसे दिमाग में आए कि H2O तो मतलब फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है, बुझा देता है, लेकिन बना किससे? H2 और O2। H2 और O2 दोनों इन्फ्लेमेबल हैं, दोनों फायर सपोर्टिंग है। लेकिन वही मैंने कहा कि केमिकल रिएक्शन तभी होता है जब जो नया कंपाउंड बन रहा है वो बिल्कुल से उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और हो। तो ऐसी जब दो चीजें मिलती हैं, एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो हम उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन में हुआ है। और जब हम उसी केमिकल रिएक्शन को सिंबलाइज कर देते हैं, सिंबलाइज करने का मतलब हम लोग उसके फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देते हैं। ऐसे नहीं लिखते कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स WATER वाटर। जब उसको हम लोग फॉर्मूले के टर्म में लिखते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन हो जाती है। अब हम लोग समझ कैसे पाएंगे कि केमिकल इक्वेशन ने मतलब जहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है, तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए कुछ चीजें हैं। जैसे पहली चीज है, जब आपको देखना है कि केमिकल इक्वेशन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है, तो सबसे पहले एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। सबसे पहले मतलब ये सब चीजें हैं, अगर आपको ये सब चीजें हो रही हैं तो आप समझ जाइए कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, या आप कह सकते हैं कलर चेंज हो रहा है, या फिर टेम्परेचर इवॉल्व हो रहा है, या टेम्परेचर ले रहा है, टेम्परेचर इवॉल्व और टेकन। अगर टेम्परेचर बाहर निकल रहा है तो हम लोग उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसे एग्जांपल्स मैं अभी दूंगा। और अगर टेम्परेचर हमको खुद देना पड़ रहा है रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, तो फिर वहां पे हमको एंडोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलेगा। अभी दोनों का एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा। एक और मतलब और फिर आपको देखने को क्या मिल सकता है, जैसे स्टेट चेंज हो रही है। जैसे आपने कैंडल लिया, कैंडल को बर्न किया, तो कैंडल जब बर्न हुआ तो कैंडल था सॉलिड, वैक्स था, फिर उसने अपना स्टेट चेंज कर लिया, तो स्टेट चेंज करके वो लिक्विड के फॉर्म में आ गया, तो स्टेट चेंज हो गया। इसी तरह आपने कैम्फर लिया, कैम्फर जो धूप बत्ती होती है, आपने उसे जलाया, सॉलिड से वो डायरेक्ट गैस में चला गया, तो वहां भी कुछ केमिकल रिएक्शन हुई होगी और स्टेट चेंज हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टेट चेंज। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और फिर उसके बाद हम लोग इसके एग्जांपल्स भी देख लेंगे। जैसे प्रेसिपिटेट फॉर्म होने का एग्जांपल हम लोग देखें। जैसे अगर हम लोग लें पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट। ये फॉर्मूला लिखना मैं आपको बता दूंगा अभी कि फॉर्मूला लिखते कैसे। जैसे आप हमने कहा लेड और नाइट्रेट, तो लेड और नाइट्रेट कह तो दिया, लेकिन कैसे पता चला PbNO3 का होल ट्वाइस हुआ, PbNO3 क्यों नहीं हुआ, अभी ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। पहले इसके एग्जांपल डिस्कस कर लें, और आप लोग वीडियो पॉज करके इसे नोट भी कर लीजिएगा, तो ये आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा। अब ये जब फॉर्म हुआ तो ये बनेगा KNO3 प्लस PbI। तो यहां पे हमको लेड आयोडाइड, जब पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट आपस में रिएक्ट किए तो प्रोडक्ट हमें मिला। जो चीज आपस में यहाँ एरो की साइड होती है LHS पे, उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और RHS पे उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें एक लेड आयोडाइड का क्या मिला? प्रेसिपिटेट मिला। तो ये रिएक्शन होगी प्रेसिपिटेट फॉर्म की। अगर हम बात करें कलर चेंज की, तो कलर चेंज की हम बात अगर करें तो जैसे आपने सिट्रिक एसिड लिया, सिट्रिक एसिड और आपने उसका रिएक्शन करवाया, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का, पोटेशियम परमैंगनेट। तो सिट्रिक एसिड प्लस पोटेशियम परमैंगनेट
तो जब हम लोग सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाते हैं तो यहाँ पे सोल्यूशन जो होता है वो डीकलराइज हो जाता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन होता है पिंक कलर का, तो पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर का, जब आप उसमें सिट्रिक एसिड डालते हैं तो होता क्या, डीकलराइज हो जाता है। तो हमें क्या देखने को मिला, कलर चेंज, मतलब केमिकल रिएक्शन इट टेक्स प्लेस। फिर हम लोग अगर बात करें मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की, जैसे टेम्परेचर इवॉल्व हो रहा है या टेम्परेचर अब्सॉर्ब हो रहा है, जैसे CO प्लस H2O गिव्स COH का होल ट्वाइस। CO क्या है, क्विक लाइन, क्विक लाइन, ये वाटर और ये बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब यहां पे ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, ठीक है, क्विक लाइन, ये है एक्सोथर्मिक। अब BaOH होल ट्वाइस मतलब बैरियम हाइड्रोक्साइड, NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड फॉर्म क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए BaCl2 प्लस NH3 अमोनिया और H2O। तो ये कैसी रिएक्शन है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे हमको खुद इनिशिएट करने के लिए हम लोगों को खुद देना पड़ेगा टेम्परेचर, तभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। फिर एक मैं लिखना भूल गया था, तो ये एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब जब रिएक्शन में अगर हम लोग को गैस इवॉल्व होती दिखती है, मतलब कुछ जैसे मतलब वाइट फ्यूम्स की तरह दिख रहा है, तो या फिर ऐसा कुछ धुआं टाइप का निकल रहा है, तो समझेंगे केमिकल रिएक्शन। जैसे जिंक एक मेटल है प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, तो ये रिएक्शन हम लोग को बताती है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हुई है। तो ये चीजें हैं मतलब कि हमें पता चले एग्जांपल से कि कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन हो सकती है, कब हम समझ पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन होगी। और तो हम बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे, मतलब हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। जैसे हम लोग को पहले पता होना चाहिए फॉर्मूलेस क्या क्या हैं, जैसे कि मीथेन लिखा हुआ है, तो मीथेन का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे बात करेंगे केमिकल इक्वेशन हम लोग लिखते कैसे हैं। जैसे और सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट, केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग को फॉर्मूले पता होना चाहिए कि जैसे मीथेन का फॉर्मूला CH4 या सोडियम ऑक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH, तो ये सब चीजें हमें कुछ पता होनी चाहिए जो आप धीरे धीरे सीख ही जाएंगे इक्वेशन लिखते लिखते। अब जैसे इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी स्टेटमेंट को, मतलब जैसे कि कहा गया कि जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, मैंने इतना लंबा सेंटेंस बोल दिया, लेकिन अब उसको अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे। जैसे देखिए जिंक मेटल प्लस H2SO4 हम लोग ने डाइल्यूट ले रखा है तो यहाँ पे लिख देंगे डाइल्यूट, तो ये क्या फॉर्म करेगा ZnSO4 प्लस H2 गैस। अब ये हो गया। अब एक अच्छा इक्वेशन कब बनता है, मतलब एक इंफॉर्मेटिव इक्वेशन जो हम लोग कहेंगे, मतलब हम लोग को पूरी इंफॉर्मेशन वहां से ग्रैस्प हो जाए, ऐसा इक्वेशन कैसे बनता है, हम लोग जब हर चीज मेंशन कर दे, मतलब इक्वेशन किस कंडीशन पे हो रही है, टेम्परेचर, प्रेशर, अगर कोई कैटलिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो कैटलिस्ट भी हम लोग मेंशन कर दें, हम लोग जो स्टेट लिख रहे हैं, जो मतलब प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट क्या स्टेट है, तो वो थोड़ा इंफॉर्मेटिव इक्वेशन होती है। जैसे देखिए जिंक मेटल आप लोगों को पता है सॉलिड, तो हम लोगों ने लिख दिया सॉलिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड है ये, फिर डाइल्यूट, फिर ZnSO4, तो ये बना ZnSO4। अब जिंक सल्फेट ये भी सॉलिड और H2 गैस, तो फिर ये हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग इसमें टाइप्स ऑफ होता है कि रिएक्शन कैसे, जैसे जो हमने इक्वेशन लिखी वो बैलेंस्ड भी हो सकती है, अनबैलेंस्ड भी हो सकती है। जैसे ये जो रिएक्शन अभी आपके सामने लिखी हुई, ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई, क्यों, क्योंकि एटम्स जो यहाँ पे हैं वही यहाँ पे हैं। एक केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें कोई नया एटम नहीं फॉर्म होता है, इट्स ओनली कि एटम का रीअरेंजमेंट हो जाता है, मतलब आगे पीछे हो गया, किसी और एटम के साथ जुड़ गया, दैट्स इट। मतलब आपको ये नहीं कहना है कि केमिकल रिएक्शन में तो नया एटम ही फॉर्म हो गया, रिएक्टेंट में ऐसा कोई एटम था नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं KO2 तो ये रिएक्शन गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे कहीं K है ही नहीं, और मैंने प्रोडक्ट साइड में क्या लिख दिया KO2, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। तो सिर्फ एटम्स का आप रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, कोई नया एटम नहीं ला सकते। अब जैसे अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें कोई कैटलिस्ट यूज करने की, तो कैटलिस्ट अगर हमने यूज करना है तो जैसे
एक होता है हेबर्स प्रोसेस। ये आप लोग 12th में पढ़ेंगे कि हेबर्स प्रोसेस क्या होता है, फिर इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। लेकिन हेबर्स प्रोसेस में अभी के लिए आपको बता दूं, अमोनिया फॉर्म करने का इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। तो हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं अमोनिया, जैसे देखिए N2 लिया प्लस H2 लिया, क्या लिया N2 और H2, तो हम लोग को यहाँ पे मिल गया क्या NH3। अब इसको अगर हम, यदि अनबैलेंस रिएक्शन, क्यों अनबैलेंस्ड है, क्यों अनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे एटम्स अनइक्वल है, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पहले आपको देखना है रिएक्टर में कौन सा, इसको हम लोग कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। आप इसका परफेक्ट मेथड क्लास 12th में है, क्लास 12th के सिलेबस में आपको परफेक्ट मेथड बताया जाएगा कि आपको कैसे करना है। लेकिन अभी क्लास 10th के बेसिस पे तो आपको हिट एंड ट्रायल करना है। जैसे यहाँ पे 2 एटम, तो यहाँ पे 2 ही एटम होने चाहिए, ये बैलेंस करने का ट्रिक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 एटम लिख दिए। अब कितना हो गया, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 into 3 6 हाइड्रोजन एटम, मतलब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। तो और यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बैलेंस रिएक्शन हमारे पास हो गई। हम इसका कंडीशन भी लिख दे रहे हैं। जैसे कंडीशन हम लोग इसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं, कौन, B2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से कहते हैं, क्या कहते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो यहां पे हम लोग को B2O5, तो हम लोगों ने कैटलिस्ट मेंशन कर दिया। अब N2 गैस, H2 गैस, अमोनिया भी गैस, हम लोग ने इंफॉर्मेटिव भी कर दिया इस रिएक्शन को। तो एक ही रिएक्शन से हम लोग ने काफी कुछ सीख लिया, जैसे कैसे बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं, कैसे रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, और अगर कोई कैटलिस्ट है तो हम लोग उसे भी मेंशन करेंगे, तो और इंफॉर्मेटिव रिएक्शन हो जाएगी। हम लोग कुछ रिएक्शन लिख के उन्हें बैलेंस करना एक बार सीख लें। जैसे यहां पे KClO3 प्लस, सॉरी, KClO3 जब हीटेड होता है तो बनता है KCl प्लस O2। दूसरी रिएक्शन ले लें, C6H12O6 प्लस O2 gives CO2 plus H2O plus एनर्जी। फिर उसके बाद N2 plus O2 plus heat gives NO। तो ये है हमारे पास कुछ, आप इसको पॉज करके बैलेंस करके देखिए और फिर मैं बताऊंगा आपको। KClO3 है, तो हम लोग पहले सोचेंगे कि KClO3 है तो इसमें से कौन सा एटम यहां पे ज्यादा है या यहां पे ज्यादा है। देखिए जैसे K दोनों तरफ एक ही है, कोई बात नहीं, Cl दोनों तरफ एक ही है, ठीक है। यहां पे लेकिन 3 ऑक्सीजन है, यहां पे 2 ऑक्सीजन है। अब 3 ऑक्सीजन है, यहां पे 2 ऑक्सीजन है, तो अगर आपको बहुत इजीली बैलेंस करना है तो आप सिंपली कुछ ना करिए, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया बैलेंस। अब आपको अगर और थोड़ा टाइम लगता हो, आप यहां पे लिखते 3, तो 3 2 जा 6, फिर यहां पे 2 लिखते, यहां पे 2 लिखते, इससे अच्छा 3/2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 2 कैंसिल, सिर्फ 3 ऑक्सीजन। इसके बाद नीचे आइए, देखिए कार्बन यहां पे कितने हैं, 6, यहां पे कार्बन 1, तो सिंपली कुछ ना करिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 कार्बन हो गया। अब फिर उसके बाद देखिए, हमको देखना है ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहां पे कितने निकल के आ रहे हैं, 12 ऑक्सीजन, ध्यान दीजिए यहां पे 12 ऑक्सीजन। अब यहां पे 12 ऑक्सीजन प्लस 1 13 ऑक्सीजन, और यहां पे कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, कितने, 8 ऑक्सीजन। अब हमको इसको बैलेंस करना है, तो हम बैलेंस कैसे करेंगे, जैसे एक बार हाइड्रोजन पे भी नजर मार लेते हैं, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे हम 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस में आ रहा है, देखिए 12 हाइड्रोजन और 6 2 12 हाइड्रोजन। अब एक बार फिर से ऑक्सीजन को काउंट करते हैं, 6 2 12 ऑक्सीजन प्लस 6 कितना हो गया, 18 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना, 6 ऑक्सीजन पहले से, मतलब हम लोग को 12 और चाहिए, तो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया कैसे किया, पहले हम लोग ने कार्बन को बैलेंस किया, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस किया, फिर एंड में जितने ऑक्सीजन बचे, मतलब जितने ऑक्सीजन बच रहे हैं, हमने उन्हें क्या किया, कंपनसेट कर दिया एक तरह से। तो यहाँ पे हम लोग के पास रिएक्शन क्या है, 6Cl प्लस 6C6H12O6
प्लस 6O2 gives 6CO2 प्लस 6H2O। ये फोटोसिंथेसिस, ये ग्लूकोज से एनर्जी बनाने की रिएक्शन है। ये फोटोसिंथेसिस मतलब यहाँ पे ये प्लांट के अंदर होती है। ये फोटोसिंथेसिस नहीं, रेस्पिरेशन की रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस में क्योंकि ग्लूकोज बनता है तो यहाँ पे ये रिएक्शन है, ये प्लांट्स में होती है। अब दूसरी एक N2 प्लस O2 gives हीट प्लस हीट gives NO प्लस हीट अगर यहाँ लिखा है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर रिएक्शन में आपको प्लस हीट मतलब रिएक्टेंट साइड दिख रहा है, ये रिएक्टेंट है तो इसका मतलब तुरंत समझ जाइएगा हीट दी गई। हीट दी गई इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ रिएक्शन जरूर एंडोथर्मिक रही होगी। एक और थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता दें, जैसे पूछा जाता है कि क्या क्या कंडीशन है कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी मतलब रिएक्शन प्रोसीड करेगी या रिएक्शन होगी नहीं, तो उसका ही मतलब है रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब उसको हीट चाहिए। अगर आपने हीट दी तो रिएक्शन जाएगी, अगर आप उसे हीट ले रहे हैं या हीट को निकाल रही है तो फिर उसमें फॉरवर्ड नहीं आएगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट देना पड़ता है। और जैसे ये एनर्जी निकली है, देखिए एनर्जी निकली मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। अब यहाँ पे बैलेंसिंग पे आ जाते हैं। कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन? 1। सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करें। ये तो बहुत इजी सी रिएक्शन थी जो बैलेंस हो गई। N2 प्लस O2 gives 2NO। अब एक तरह का क्वेश्चन और आता है, एक तरह का क्वेश्चन और आता है कि मीथेन प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। मतलब सिंपली ऐसे पूछेगा कि मीथेन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आप इसको इक्वेशन में लिखिए। तो मैंने पहले ही बता दिया कि मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए CH4। अगर बर्न्स इन एयर कहा है तो हम लोग O2 लेंगे, O2 और वो फॉर्म कर देगा CO2 और H2O। तो इस तरह हम लोग स्टेटमेंट से एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई?